हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन नीट एग्जाम से रिलेटेड समझाई गई है 12th रेगुलर और ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। इससे पिछली क्लासेस के अंदर आप ये बात सुन चुके हैं कि हमारा जो हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट है वो 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर है। और ये बात भी हमारी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हो चुकी है कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हम सब लोगों के अंदर सेम है। केवल 0.1% ही न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस ऐसा है जो कि हम सब के अंदर डिफरेंट है, और उसके अंदर भी काफ़ी सारे रिपीटिशंस देखे जाते हैं। असल में वो रिपीटिशंस की वजह से वो चीज़ें अलग हो रही हैं। तो वेरिएबल नंबर देखे जाते हैं टैंडम रिपीट्स में। टैंडम रिपीट यानी अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो उसे टैंडम रिपीट बोला जाता है। उसमें भी वेरिएबिलिटी है, किसी के अंदर हो सकता है 1,000 बार ए एडेनिन रिपीट हो रहा हो, किसी के अंदर 500 बार रिपीट हो रहा हो। तो वेरिएबिलिटी है 0.1% सीक्वेंस के अंदर। अब अगर आपसे पूछा जाए उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे, तो आपने हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट पढ़ा 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, उसका 0.1% यानी कि 1/1000 से डिवाइड करें, यानी 3.3 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। तो वैसे सुनने में तो बहुत थोड़ा सा लगता है कि 0.1% ही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अलग है, लेकिन उसमें भी 3.3 इंटू 10⁻6 बेस पेयर है, यानी अच्छा खासा न्यूक्लियोटाइड्स आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जिनका सीक्वेंस हर बंदे के अंदर अलग अलग मौजूद है। उसी 0.1% सीक्वेंस को पढ़ा जाता है और उसके अंदर जो रिपीटिशन है उसको समझा जाता है, और इसी को बोला जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या टेक्निक उसमें इस्तेमाल की जाती है, किस तरीके से किया जाता है, आइए एनसीईआरटी की लाइन से समझते हैं। As stated in the preceding section, 99.9% of the base sequence among in humans is the same. हम सब लोग एक दूसरे से 99.9% सिमिलर है न्यूक्लियोटाइड्स के अगर हिसाब से हम बात करें, बेस पेयर्स के हिसाब से। Assuming human genome as the 3 into 10⁻9 base pair, ये हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट लिखा हुआ है। In how many base sequences would there be differences? तो इसके लिए आप सिंपल सा 3 into 10⁻9 बेस पेयर का 0.1% निकाल देंगे, 0.1%, तो यानी हो जाएगा 1/1000। तो इससे सॉल्व करके आएगा 3 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। तो 3 इंटू 10⁻6 बेस पेयर हम सब बंदों के अपने यूनिक हैं। उसी यूनिक न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को सब में पढ़ा जाता है, जो कि 0.1%, जिसमें 3 इंटू 10⁻6 बेस पेयर होंगे। देखते हैं आगे एनसीईआरटी क्या कहती है। It is these differences in sequence of DNA which makes every individual unique in their phenotypic appearance। तो इस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है कि it is these differences in sequence of DNA। तो डिफरेंस किस चीज का है? सीक्वेंस ऑफ डीएनए which makes every individual unique in their phenotypic appearance। तो इस सीक्वेंस के डिफरेंट होने की वजह से ही हर एक बंदे का फिनोटाइप दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। चाहे आप हाइट को ले लें या स्किन कलर को ले लें, जो भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, जो दिखता है वो फिनोटाइप कहलाता है। तो फिनोटाइपिक अपीयरेंस अलग अलग इसलिए हम सब इंसानों के अंदर, क्योंकि हमारे जो 0.1% न्यूक्लियोटाइड है उसका सीक्वेंस सबके अंदर अलग अलग है। If one aims to find out genetic differences between two individuals or among individuals of a population, sequencing the DNA every time would be a daunting यानी कि difficult and expensive task। बोल रहे हैं कि अगर आप दो लोगों के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स का डिफरेंस है, अगर आप उसे देखना चाहेंगे, उसके लिए हर बार उसका पूरा जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट और काफ़ी महंगा साबित होगा। Imagine trying to compare two sets of 3 into 10⁻6 base pair, वही 0.1%। DNA fingerprinting is a very quick way to compare the DNA sequences of any two individuals। तो नीट एग्जाम में इस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है कि अगर दो लोगों का जेनेटिक मटेरियल को कंपेयर करना है, डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करना है, तो एक क्विक मेथड क्या होगा? तो आपको आंसर लगाना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस लाइन से नीट एग्जाम में सवाल बन सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी quick way to compare the DNA sequences of any two individual। दो बंदों के डीएनए सीक्वेंसेस को अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए सबसे क्विक मेथड रहेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब उसमें किन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, क्या उसमें टेक्निक्स रहती हैं, थोड़ा सा उसे समझना, जिससे नीट एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए कॉल्ड एज रिपीटेड डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जैसे कि मैंने कहा कि उस पोर्शन को देखा जाता है जो कि हम सब के अंदर रिपीटेडली मौजूद है। असल में 99.9% तो सेम ही है। तो जो सेम वाला डीएनए है उसे देखकर क्या ही फायदा हो, क्योंकि वो तो सबका सेम ही मिलेगा। सभी के अंदर वही अमाइलेज बन रहा है, सभी के अंदर बोन्स मसल्स, तो ज़्यादातर चीज़ें तो हम सब इंसानों में सेम ही हैं। तो 99.9% को नहीं देखा जाता, उसे बल्क जीनोमिक डीएनए बोला जाता है। जो 0.1% हम सब के अंदर न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है,
सीक्वेंस की वजह से उस 0.1% को देखा जाएगा। उसमें भी क्योंकि रिपीटिशन मौजूद है उसलिए उसे रिपीटेड डीएनए बोल देते हैं, लेकिन जैसे कि वो हर एक का अपना यूनिक है इसलिए उसे सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। अब उसके अंदर भी दो चीज़ें देखी जाती हैं कि छोटे छोटे रिपीटिशंस भी हैं और थोड़े बड़े रिपीटिशंस भी हैं, तो उनको मिनी सैटेलाइट्स और माइक्रो सैटेलाइट्स बोला जाता है। आगे देखते हैं क्या एनसीईआरटी बताएगा। इस लाइन से कई बार नीट एग्जाम में सवाल आ चुका है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस देखे जाते हैं इन सम स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेड डीएनए। तो यही सवाल वो आपसे पूछ लेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, क्या कहलाते हैं वो, तो आप आंसर लगाएंगे रिपीटेटिव डीएनए। याद रहेगी ये बात। बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रेच मतलब टुकड़े रिपीटेड हो रहे हैं मैनी टाइम्स। ये वाली लाइन पूछ सकता है कि बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेज a small stretch of DNA is repeated many times. These repeated DNA are separated from the bulk genomic DNA as different peaks during the density gradient centrifugation. तो डेंसिटी ग्रेडियंट साइंटिफिकेशन के जरिए मतलब कि हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट ले लिया 24 क्रोमोसोम का और उसके अंदर फिर रैंडमली कट लगवा दी रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस से, उसे डेंसिटी ग्रेडियंट साइंटिफिकेशन मशीन में रख के उसे बहुत जोर से घुमा दिया। अब उसमें होता ही है क्योंकि स्मॉल स्ट्रेचेस हैं डीएनए के तो उनकी डेंसिटी अलग रहेगी और जो बड़े बड़े डीएनए मॉलिक्यूल उनकी डेंसिटी अलग रहेगी। तो डेंसिटी के हिसाब से छोटे वाले जो 0.1% वाला सीक्वेंस है वो थोड़ा ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और जो 99.9% बल्क जीनोमिक डीएनए वो अलग इकट्ठा हो जाएगा। और रिपीटेड डीएनए क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में उनको अलग कर लिया जाएगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक्चुअल में वो जो 0.1% वाला जीनोम है जो सबका अपना अलग अलग है VNTR वाला, उसे ही देखा जाता है। जो 99.9% सबका सेम है उससे कोई मतलब ही नहीं, उसे नहीं देखते हैं। द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक, वो बता रहे हैं वो मतलब एक साथ टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा हो जाएगा एक जगह। बल्क जीनोमिक डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक्स आर रिफर टू एज सैटेलाइट डीएनए। मतलब वही जो रिपीटेड डीएनए था उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है सैटेलाइट डीएनए, जो कि माइनर पीक की शक्ल मिल जाएगा क्योंकि वो 0.1% ही है और स्मॉल स्ट्रेचेस है डीएनए के छोटे छोटे, उनकी डेंसिटी बाकी बल्क जीनोमिक के थोड़े सा अलग रहेगी। डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, अब बेस कंपोजिशन के बेसिस पर कि मतलब उस रिपीटेड डीएनए के अंदर AT वाला पोर्शन ज़्यादा है या GC वाला पोर्शन ज़्यादा है। लेंथ ऑफ द सेगमेंट, कितने बड़े बड़े वो रिपीट सीक्वेंस है, 1000 न्यूक्लियोटाइड, 20,000 न्यूक्लियोटाइड, 10,000 न्यूक्लियोटाइड। एंड द नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, और वो जो रिपीटेड सीक्वेंसेज हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 1000 बार, 2000 बार। The satellite DNA is classified into many categories such as micro satellites and mini satellite etc. हमारे मतलब कि बस यही दो लफ्ज़ हैं कि on the basis of base composition, यानी AT वाला पोर्शन ज़्यादा है उसमें, या GC वाला पोर्शन ज़्यादा है। लेंथ ऑफ द फ्रैगमेंट, कितने बड़े बड़े पोर्शन, एंड नंबर रिपीटेड यूनिट, वो कितनी बार रिपीट है। इस रिपीटेड डीएनए को फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जो थोड़े से बड़े पोर्शन रिपीटिशन के वो कहलाते हैं मिनी सैटेलाइट और जो बहुत ज़्यादा छोटे वो कहलाते हैं माइक्रो सैटेलाइट्स। द सीक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ये पोर्शंस नॉर्मली किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। इस लाइन को आप याद कर लेंगे। These sequences normally do not code for any protein, but they form a large portion of human genome. लेकिन they form a large portion of human genome इस सेंस में कहा जा रहा है कि इसमें बेस पेयर्स आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, 3 × 10⁶ बेस पेयर। उस हिसाब से आप सोचें तो आपको थोड़ी सी अजीब सी बात लगेगी। दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम बोल रहा है तो 0.1%, लेकिन आप नंबर देखो ना, 3 × 10⁶ बेस पेयर तो अच्छा खासा बड़ा नंबर है, उस लिहाज से ये वाली बात कही जा रही है। These sequence show high degree of polymorphism, इसके अंदर आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगे। अब असल में क्योंकि ये जो 0.1% वाला पोर्शन है ये प्रोटीन तो कोड करता नहीं है। अब अगर इस पोर्शन में कोई म्यूटेशन, कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो उससे ऐसे हमारी बॉडी पर कोई ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारा हीमोग्लोबिन गड़बड़ हो जाए या हमारी बॉडी के अंदर कोई इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म हो जाए, कोई एंजाइम गड़बड़ हो जाए। अब क्योंकि हमारी बॉडी में ये वाला जो पोर्शन है वो फंक्शनल नहीं है, उससे आगे कोई प्रोटीन नहीं बनता है, तो ऐसे हमारी ज़िंदगी के ऊपर इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर आपको अच्छा खासा पॉलीमॉर्फिज्म मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि बॉडी पर तो कोई दिक्कत हो नहीं रही। ऐसा भी नहीं खुदा ना करे कि उस पोर्शन में गड़बड़ी हो जा रही जिससे आगे जाके गैमीट्स बनते हैं या गैमीट्स वाले पोर्शन में अब वो बंदा फिर फर्टाइल रहेगा, नॉर्मल जिंदगी उसकी चलेगी। तो वो पोर्शन क्योंकि उस जगह है जिसका आगे प्रोटीन बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर वो जो गड़बड़ वाला जीन है, म्यूटेशन है, वो नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफर होता रहेगा। अब these sequences do not show a high degree of polymorphism and form a basis of DNA fingerprinting. अब ये सवाल नीट एग्जाम में पूछा गया कई बार, द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज, तो आप बताएंगे उसके अंदर डीएनए के अंदर हमें रिपीटेड सीक्वेंसेस मिलते हैं, यानी उसमें मिलती है हाई डिग्री ऑफ
पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे शॉर्ट में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। आगे एनसीईआरटी ने बताया भी है, अब जैसे पूरा गेम ही डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पर है, क्योंकि 0.1% जो रिपीटेड डीएनए है उसमें वेरिएबल नंबर है टैंडम रिपीट्स का, और हर एक के अंदर रिपीटिशन अलग अलग है, तो इसमें उसी रिपीटिशन को ही कंपेयर किया जाता है दो लोगों के अंदर। और यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी तरह समझाई गई है कि यहाँ पर जो बेसिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है, और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म से उन्होंने मतलब ये बताया कि अगर कोई म्यूटेशन किसी पॉपुलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी में पाया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ग्रेटर देन 1%, उन्होंने फिर उसको ऐसे लिखा है 1% का मतलब 1/100 यानी 0.01 से ज़्यादा पाया जाता है। पॉपुलेशन जैसे जनरली 1000 लोगों पर बात होती है, तो अगर कोई भी म्यूटेशन किसी पॉपुलेशन में 1000 लोगों में 10 लोगों से ज़्यादा में पाया जाता है, तो फिर ये कहा जाएगा कि वो म्यूटेशन हाई फ्रीक्वेंसी में है। यही वाली लाइन यहाँ समझाई गई है कि these sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting. This since DNA from the every tissue such as the blood मतलब हम बात कर रहे हैं ब्लड सेल्स की, WBC में न्यूक्लियस होता है ना, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, जहां भी न्यूक्लियस होता है वहां पर क्रोमोसोम होंगे, तो उसमें से आप क्रोमोसोम्स को निकालकर न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस देख सकते हैं। From an individual show the same degree of polymorphism, they become very useful identification tools in forensic applications। वो ये बात बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि क्योंकि अब कोई बंदा है तो उसके तो जीन्स पूरी बॉडी के सेम रहेंगे, चाहे आप उसके ब्लड सेल्स को देख लो, चाहे उसके हेयर फॉलिकल्स को देख लो, चाहे स्पर्म को देख लो, चाहे बोन को देख लो, चाहे स्किन को देख लो। तो अगर कोई फॉरेंसिक वाला मामला होता है, कहीं पर कोई क्राइम हुआ है और वहाँ पर ब्लड स्ट्रेन्स मिले हैं या फिर कोई बॉडी का टिश्यू मिला है, तो उससे फिर देखा जा सकता है कि जिन लोगों पर शक है तो उनका डीएनए फिंगरप्रिंट ले लिया जाएगा। जो क्राइम की साइट है जहाँ पर मर्डर हुआ है, कोई गलत हरकत हुई है, तो उस जगह पर जो भी हमें सैंपल्स मिल जाते हैं उन्हें कंपेयर कर लेते हैं, और जिस पर शक है उनके मैच कर लेते हैं। अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच हो जाते हैं तो उससे पता चल जाता है कि इसका मतलब जिस वक्त ये क्राइम हो रहा था उस वक्त ये बंदा वहां पर मौजूद था। तो फॉरेंसिक साइंस के अंदर इसका एप्लीकेशन है। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, अब जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म माँ बाप से उनके बच्चों में ट्रांसफर होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्ट्यूट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग। पैटर्निटी टेस्टिंग से उनका कहने का मतलब ये, हु इज द ट्रू बायोलॉजिकल फादर। तो अगर कोई आदमी इल्जाम लगाता है कि मतलब ये मेरे फादर हैं, कोई बहुत बड़े आदमी को इल्जाम लगाता है जो करोड़पति अरबपति है, तो उसका फिर तरीका ये है कि उस बच्चे के अंदर, क्योंकि अपने पूरा एक सेट फादर की तरफ से आता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये कंफर्म किया जा सकता है कि ये इसका सही बायोलॉजिकल फादर है या फिर नहीं। पैटर्निटी टेस्ट की बात कर रहे हैं। एज पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए सीक्वेंस द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस नीट में इस लाइन से सवाल आ चुका है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का जो सीक्वेंस है, इट इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग, यानी जीन मैप बनाने के लिए ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये लाइन आप याद कर लें कि जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है, इट इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग। ये हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए, एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड जीन मैपिंग, आप आंसर लगाएंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में आपको वेरिएशंस मिलता है अलग अलग लोगों में, यही बेसिस है जीन मैपिंग की भी, और यही बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की भी। इट इज एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन। उन्होंने कहा कि अब जैसे बार बार बात हो ही रही है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की, तो आपके लिए जरूरी है कि आप इसे समझ लीजिए कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म असल में क्या होता है। इन सिंपल टर्म, पॉलीमॉर्फिज्म यानी वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल पर अगर कोई वेरिएशन देखा जाता है उसे बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशंस। ऑफ कोर्स अगर डीएनए में तब्दीलियां हो रही हैं, वेरिएशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसकी वजह म्यूटेशन ही होगी। Recall different kind of mutation and they referred that you have already studied in chapter 4। ये बात करें जैसे आपने पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, कई एन्यूप्लॉइडी, कई तरह की गड़बड़ियां आपने पिछले चैप्टर के अंदर सुन चुके हैं। And in the preceding section this chapter, new mutations may arise in individual either in somatic cells or in the germ cells। वो बता रहे हैं कि नए म्यूटेशन जर्म सेल्स में भी पैदा हो सकते हैं और सोमेटिक सेल्स में भी हो सकते हैं। अगर सोमेटिक सेल्स में है तो उस बंदे के साथ ही खत्म हो जाएंगे, और अगर वो म्यूटेशन जर्म सेल्स में है तो गैमीट्स के जरिए बच्चों के अंदर जाएंगे, फिर उनसे आगे उनके बच्चों के अंदर जाएंगे, तो नस्ल दर नस्ल वो ट्रांसफर होते रहेंगे। सेल दैट जनरेट गैमीट्स सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग, उन्हें जर्म सेल्स बोला जा रहा है। इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इंपेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग। उन्होंने कहा कि अगर जर्म सेल म्यूटेशन हो जाता है और उससे उसके अंदर इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी अराइज नहीं होती कि वो बच्चे पैदा ना कर पाए, इस लेवल का खतरनाक म्यूटेशन नहीं होता है, तो हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन।
अदर मेंबर्स ऑफ द थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उन्होंने बताया कि अगर वो बच्चे पैदा करने की एबिलिटी को मुतासर नहीं करता तो वो म्यूटेशन दूसरे मेंबर्स के अंदर धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कैसे हीमोफीलिया वाला जीन क्वीन विक्टोरिया से धीरे धीरे पूरे यूरोप के अंदर फैला। एलेलिक sequence variation has traditionally been described as a DNA polymorphism if more than one variant allele at a locus occurs in human population with a frequency of greater 0.01। तो मैं बताया कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जब बोला जाता है अगर कोई भी वेरिएशन एलील के अंदर, एक जीन की जितनी टाइप बन जाती है वो सब एलील कहलाती हैं, वो वेरिएशन एलील्स का किसी पॉपुलेशन के अंदर 0.01 पाया जाता है। उसको और थोड़ा आसान करके बोला इन्होंने कि इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब इन्होंने बताया ये ग्रेटर देन 0.01 यानी कि 1% से ज़्यादा लोगों के अंदर मौजूद है। इट इज़ रिफर टू एज द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि 100 लोगों में एक से ज़्यादा में, पॉपुलेशन हमेशा 1000 में देखी जाती है, तो अगर किसी पॉपुलेशन में 1000 लोगों में 10 से ज़्यादा लोगों में म्यूटेशन पाया जाता है तो वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में कंसीडर करा जाएगा, यानी कि ये म्यूटेशन हाई फ्रीक्वेंसी में इस पॉपुलेशन में पाया जा रहा है। The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequences would be higher as mutations in these sequences may not have any immediate impact in an individual's reproductive ability। उन्होंने बताया कि ऐसे वेरिएशन या ऐसे म्यूटेशन उन जीन्स में पाए जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो कि आगे एक्सप्रेस नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं तो उससे उस बंदे की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी मुतासर नहीं होगी, तो फिर वो नस्ल दर नस्ल चुपचाप वो म्यूटेशन ट्रांसफ़र होता रहेगा। These mutations keep on accumulating generation after generation। ये mutation generation after generation accumulate होता रहेगा and form one of the basis of variability and polymorphism। और इसी वजह से variability polymorphism produce होती है। There is a variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide change to a very large scale change। उन्होंने बताया कि वेरिएशन ऐसा भी हो सकता है किसी एक न्यूक्लियोटाइड में हो, ऐसा भी हो सकता है ज़्यादा में हो, जैसे पॉइंट म्यूटेशन में तो बस एक न्यूक्लियोटाइड का सब्स्टिट्यूशन होता है, सिकल सेल एनीमिया उसकी एग्जाम्पल भी आपने सुनी थी। और ऐसा भी होता है फ्रेंडशिप म्यूटेशन के कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन या डिलीशन हुआ है बेस पेयर्स का। For evolution and speciation, such polymorphisms play a very important role and you will study these in details at higher classes। वो बताया कि evolution के लिए और स्पेसिएशन आप evolution चैप्टर में ही पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज। जैसे कि आपने डार्विन का केस सुना होगा कि गैलापागोस आइलैंड्स पर उसने बताया कैसे किसी एक ब्लैक कलर की छोटी सी बर्ड से इतनी टाइप की बर्ड्स वहाँ पर डार्विन फिंचेस बनी थी। Such polymorphisms play a very important role and you will study these in details at higher classes। The technique of DNA fingerprinting was initially developed by Alec Jeffrey। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है? एलेक जेफरी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक दुनिया वालों को किसने समझाई? आपने यहाँ से याद करना है, एलेक जेफरी। He used satellite DNA as a probe that shows very high degree of polymorphism। उन्होंने इस्तेमाल किया सैटेलाइट डीएनए को प्रोब की तरह जो कि हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करती थी। इट वॉज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, उनको बोला जाता था VNTR। द टेक्निक यूज अर्लियर इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, और जो उन्होंने टेक्निक यूज की थी उसे सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज प्रोब। पूरी कहानी ये है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए करते ये थे कि वो जेनेटिक मटेरियल ले लिया। अब अगर जेनेटिक मटेरियल बहुत थोड़ा सा है तो फिर आप PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप पढ़ेंगे, उससे उनकी मल्टीपल कॉपीज बना ली जाती है। तो एनसीईआरटी में ये वाली लाइन भी यहाँ लिखी हुई है, अगर आप सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तो उसमें आप PCR यूज़ कर सकते हैं, मतलब डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना। ऑलरेडी आपके पास सैंपल काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि 1 माइक्रोग्राम डीएनए कंटेंट चाहिए होता है कम से कम, यानी 1 लाख सेल्स चाहिए होते हैं। और अगर एक सेल भी है तो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई जा सकती है कि मल्टीपल कॉपीज आपको PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेक्निक है जिसमें कि डीएनए को लोड किया जाता है। जिस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन आपने पढ़ा इस चैप्टर में, डीएनए से नया डीएनए बनता है, उस मशीन के जरिए भी डीएनए से नया डीएनए लैब में बना लिया जाता है। खूब सारा डीएनए बना लिया, फिर उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के दौरान छोटे छोटे से वेल्स होते हैं बायोटेक के अंदर, उसको बाकायदा फोटो दिया हुआ है, उसमें डीएनए को लोड कर देते हैं और फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा उसके अंदर रैंडमली छोटे बड़े कट लगवा देते हैं। वो तो जहाँ पर रिपीटेड सीक्वेंस देगा वहाँ कट लगा देगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज हो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भगाया जाता है उसे। वो एगारोस जेल में होता हुआ जैसे सांप रेंगता हुआ भागता है, ऐसा डीएनए भागेगा सीमिंग इफेक्ट के जरिए, जैसे कि चाय छन्नी से होती हुई गुजरती है। अब जितना छोटा डीएनए होगा वो उतना आगे तक जाएगा, और जितना बड़ा डीएनए होगा वो पीछे रह जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि बड़े वाले डीएनए का, बड़े फ्रेगमेंट का वजन ज़्यादा होगा। इस तरीके से डीएनए को सेपरेट करा लेते हैं।
डीएनए को सेपरेट कराने के बाद उसको अप्लाई करते हैं अल्कलाइन केमिकल्स और सारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेपरेट करा दिया, सिंगल स्टैंडर्ड करा दिया आपने, फिर उसके बाद उसके ऊपर नायलॉन शीट या नाइट्रोसेलुलोज शीट डालते हैं। नायलॉन शीट या नाइट्रोसेलुलोज शीट की एफिनिटी ज़्यादा है डीएनए के लिए, अगर उस जेल कंपैरिजन में सारा का सारा डीएनए नायलॉन शीट पर आ जाएगा। नायलॉन शीट को अलग कर लेंगे, सेपरेटेड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपको मिल चुके हैं। फिर उसके ऊपर वो रेडियो एक्टिव डीएनए से बनाई हुई प्रोब, वीएनटीआर प्रोब, जो कि एलेक्स जेफरी ने बनाई थी, उनके ऊपर छोड़ी जाती है। अब अगर 1000 बार ए है तो रेडियो एक्टिव प्रोब वाला जो 1000 बार टी उसके सामने आती है, ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए वो जुड़ जाएगा। अब क्योंकि ओरिजिनल वाला डीएनए तो नहीं दिख रहा होगा, रेडियो एक्टिव प्रोब जो है वो अपने वाले कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से जुड़ जाएंगे, और जो नहीं जुड़ेंगे उन्हें हटा लिया जाता है। फिर नीचे एक्सरे फिल्म लगाकर उसके ऊपर एक्सरे उसका लिया जाता है। इसे हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। एक्सरे फिल्म के ऊपर इस रेडियोएक्टिव डीएनए की वजह से जो रेडियोएक्टिव प्रोब यूज करेगी थी उसका एक पैटर्न बनकर आ जाएगा। उस पैटर्न को ही डीएनए प्रोफाइल या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोला जाता है, और उसे ऑटो रेडियोग्राम भी बोल देते हैं कि ऑटो रेडियोग्राफी से मिला था। अब जो क्राइम सीन है वहां पर भी जो जो डीएनए सैंपल मिले हैं, चाहे हो सकता है जिसका मर्डर हुआ उसी के सैंपल हो वो, या फिर जिन लोगों पर शक है उनके जो सैंपल मिले हैं, तो वहां पर जिन जिन लोगों का डीएनए सैंपल मिले हैं और जिन लोगों पर शक है उनके डीएनए सैंपल को मैच किया जाता है। और अगर दो बंदों का सैंपल मैच हो जाता है, इसका मतलब वो बंदा एट द टाइम ऑफ क्राइम वहाँ पर मौजूद था। फिर उससे तफ्तीश की जाती है कि आप उस वहाँ क्या कर रहे थे। एनसीईआरटी में बच्चों को समझाने के लिए उसका डायग्राम भी दिया हुआ, हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। ये नो टेक्निक समझाई नीट एग्जाम में, इससे भी कई बार सवाल आ चुका है किस तरीके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। अब डीएनए आप डब्ल्यूबीसी से भी ले सकते हैं, हेयर फॉलिकल से, स्किन से, सलाइवा से, स्पर्म से, कहीं से भी। मतलब अगर मर्डर वगैरह हुआ है तो साइड पर जो भी चीज़ आपको मिल जाए इससे आप डीएनए निकाल सकते हैं। डाइजेशन करेंगे, डीएनए को कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जरिए। सेपरेशन करेंगे डीएनए का बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसे एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला था। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा इस तरीके से तैरते हुए, यानी कि एगारोस जेल से होता है वो सीविंग इफेक्ट के जरिए। बायोटेक में भी इसके बारे में बताया गया। ट्रांसफर किया जाएगा, इसे बोला जाएगा ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन शीट पर अप्लाई किया जाता है। असल में ये जो टेक्निक है ये एडवर्ड सदन ने बताई थी, तो उसने अपना नाम ही रख दिया इसका सदन ब्लॉटिंग। तो अगर डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है तो इसे सदन ब्लॉटिंग बोला जाता है, आरएनए को ट्रांसफर किया जाता है इसे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग बोला जाता है, प्रोटीन को ट्रांसफर किया जाता है एंटीबॉडी को, इसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोला जाता है। 2-3 सवाल यहाँ से बन जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपने सिंगल स्टैंडर्ड सेपरेट डीएनए ले लिए हैं, फिर उसके ऊपर रेडियो एक्टिव प्रोब छोड़े जाएंगे। क्योंकि एक डीएनए नेचुरल और एक रेडियो एक्टिव, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा यूजिंग रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी, फिर उनको चेक किया जाएगा ऑटो रेडियोग्राफी के जरिए, मतलब एक्सरे का एक्सपोजर किया जाएगा, नीचे एक्सरे फिल्म लगा ली जाएगी, और जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट है उसका एक खास पैटर्न आपको एक्सरे फिल्म के ऊपर मिल जाएगा। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शोन फिगर, आगे फिगर में आपको दिखा भी दिया जाएगा। तो वीएनटीआर बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए। ये थोड़ा सा वापस आए हैं टॉपिक पर ही, वीएनटीआर के बारे में बता रहे हैं कि जो रिपीटेड डीएनए बात खत्म हुई थी उसी को दोबारा शुरू कर रहे हैं। वीएनटीआर बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रिफर टू एज मिनी सैटेलाइट। इससे पहले हमारी बात हुई थी कि जो डीएनए है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। बल्क जीनोमिक डीएनए 99.9% जो सभी लोगों का सेम है, और इसके अलावा सैटेलाइट डीएनए जो 0.1% है। उस सैटेलाइट डीएनए के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव फ्रैगमेंट मिलेंगे, इसलिए उसे रिपीटेड डीएनए भी बोल देते हैं। रिपीटेड डीएनए भी 2 प्रकार का है, ऑन द बेस ऑफ बेस कंपोजिशन, नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट एंड लेंथ ऑफ द सेगमेंट, मिनी सैटेलाइट्स और माइक्रो सैटेलाइट। यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल की जाती है मिनी सैटेलाइट्स। मिनी सैटेलाइट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए गए थे, जीन मैप बनाने में, जेनेटिक मैप बनाने में इस्तेमाल किए गए थे माइक्रो सैटेलाइट। तो ये सवाल भी एनसीईआरटी की लाइन से पूछा जा सकता है, एक नया सवाल नीट एग्जाम के लिए हो जाएगा। तो वीएनटीआर बिलोंग्स टू क्लास सैटेलाइट डीएनए रिफर टू एज द मिनी सैटेलाइट। तो इसका मतलब ये हुआ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं मिनी सैटेलाइट्स। अ स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज टेंडमली, मतलब रिपीटेडली, इन मैनी कॉपी नंबर। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल। और ये कॉपी नंबर अलग अलग क्रोमोसोम अलग अलग हो सकते हैं। डायग्राम आप देख लें। द नंबर ऑफ रिपीट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हर एक बंदे के अंदर ये अलग अलग मिल जाएंगी वैरायटीज की, हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म है। As a result, the size of the VNTR varies from 0.1 to 20 किलो बेस पेयर। ये वाली लाइन भी एनसीईआरटी पूछी जा सकती है कि जो रिपीटेड पोर्शन है VNTR वाला उसका साइज क्या होता है। 0.1 से 20 किलो बेस पेयर, यानी कहने का मतलब किलो बेसिस, सिंगल स्टैंडर्ड है। इसका मतलब ये हुआ किलो का मतलब कि 1000, यानी कि VNTR का साइज 100 बेसिस से लेकर 20,000 बेसिस तक भी हो सकता है। Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram gives many bands of different sizes। आगे डायग्राम में दिखाया है, उसे डीएनए प्रोफाइल को ही बोल रहे हैं।
These bands give a characteristic pattern of an individual DNA. It differs from individual to individual population, क्योंकि सबके अंदर म्यूटेशन अलग अलग लेवल पर हुआ हो रखा है पहले से ही, तो सब और अपनी उसकी पूरी ज़िंदगी के दौरान भी डेली बाहर निकलता है, सनलाइट का एक्सपोजर होता है और डिफरेंट केमिकल्स का एक्सपोजर होता है, तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है। तो म्यूटेशंस की वजह से जो वेरिएशन है वो सब बंदों के अंदर अलग अलग मिलेंगे, जिसकी वजह से जो डीएनए प्रोफाइल है वो भी तमाम बंदों के अलग मिलते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस तो किसी एक ही जाइगोट से बने हुए हैं, तो उनके डीएनए प्रोफाइल, डीएनए फिंगरप्रिंट सेम होते हैं, बाकी तमाम लोगों के इस दुनिया में अलग मिलेंगे। ये वाले फिंगरप्रिंट भी सबके अलग होते हैं इस दुनिया के अंदर, और डीएनए फिंगरप्रिंट भी सबके अलग होते हैं। डेक्टाइलोग्राफी से भी इसलिए पहचान लिया जाता है क्राइम सीन पर कौन मौजूद था। द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैज बीन इंक्रीज बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। इस लाइन से नीट एग्जाम में सवाल बन चुका है। सेंसिटिविटी आप इस टेक्निक की बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग पीसीआर। जैसे कि अगर आपके पास डीएनए सैंपल कम है, एक ही डीएनए मौजूद है या कुछ ही सेल का डीएनए मौजूद है, तो आप मल्टीपल कॉपीज पहले पीसीआर से बना सकते हैं। यू विल स्टडी अबाउट इन चैप्टर 9। कॉन्सिक्वेंटली डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेल इज एनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक सेल भी अगर आपके पास मौजूद हो तो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा सकते हैं। जैसे कि मल्टीपल कॉपीज पहले आप पीसीआर से बना लेंगे, फिर आप कर लेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इन एडिशन एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक साइंस, क्राइम वाला जो मामलात होते हैं उसके अंदर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज मच वाइडर एप्लीकेशंस सच एज इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसके अलावा पॉपुलेशन डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस्तेमाल किया जाता है। करंटली मैनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूज्ड टू जनरेट डीएनए फिंगरप्रिंट्स। अलग अलग तरीके की प्रोब इस्तेमाल की जाती हैं आजकल डीएनए फिंगरप्रिंट्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। एनसीईआरटी में बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम दे रखा है, अगर एक बार उसे भी समझ लेते हैं। थोड़ा साइज छोटा कर देता हूं मैं इसका। ये दो लोगों का इन्होंने डीएनए प्रोफाइल दिखा रखा है। जैसे कि ये उस बंदे का 7 नंबर क्रोमोसोम है, ये फादर वाला और ये मदर वाला, ये कोई दूसरा बंदा है। इसके अंदर देखिए इन्होंने रिपीटेड यूनिट दिखा रखी है, इसमें 3 है और इधर 4 है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इधर क्रोमोसोम नंबर 2 है, उनके अंदर रिपीटेड यूनिट भी अलग अलग है। सब में रिपीटिशन इसलिए अलग अलग है क्योंकि एक क्रोमोसोम फादर की तरफ से आता है और एक मदर की तरफ से आता है। ये 2 नंबर क्रोमोसोम है दोनों। अब इनका डीएनए प्रोफाइल बनाया गया, हर एक क्रोमोसोम का अलग अलग बनाया था, तो जितना छोटा पोर्शन होगा वो उतना दूर तक भागेगा, बड़ा वाला पीछे रह जाएगा। तो देखिए ये इस बंदे का, इसका जो रेड वाला है इसमें 3 ही रिपीटेड यूनिट है, तो ये बहुत आगे तक चला जाएगा। और ये स्काई ब्लू कलर का, ये पीछे रह जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा है। ये रेड वाला काफ़ी बड़ा है, ये पीछे रह जाएगा। स्काई ब्लू वाला इसका आगे चला जाएगा। जो क्राइम जहाँ हुआ था वहाँ पर जो डीएनए फिंगरप्रिंट मिले हैं वो एक बंदे का ये मिला है। इसका इन्होंने डीएनए प्रोफाइल निकाला तो ये बना उसका। तो जो क्राइम सीन पर मिला है उसका ये बंदा, जिन 2 लोगों पर शक था उसका ये कंपेयर किया गया, तो जो क्राइम सीन पर मिला है ये वाला मामला इससे बिल्कुल मैच हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ क्राइम हुआ था वहाँ ये वाला बंदा इंडिविजुअल भी मौजूद था। तो इस तरीके से कर लेते हैं कि यानी कि जहाँ पर क्राइम हुआ है वहाँ पर जो डीएनए सैंपल मिल जाए, हर एक क्रोमोसोम का अलग अलग डीएनए फिंगरप्रिंट बना लेते हैं। जिन जिन लोगों पर शक है उनके क्रोमोसोम्स का लेकर प्रिंट बना लेते हैं, क्योंकि म्यूटेशन इस लेवल का हो रखा होता है हर एक बंदे के अंदर के डीएनए फिंगरप्रिंट सबका यूनिक होता है। इस वजह से आसानी से आप फॉरेंसिक साइंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी बताया गया है कि पैटर्निटी टेस्ट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और पॉपुलेशन के अंदर जो डाइवर्सिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको भी डीएनए फिंगरप्रिंट से पढ़ा जा सकता है। कैसे किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट के? सबसे पहले आप डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे, उसके बाद उसे रेस्ट्रिंजेंट न्यूक्लियस से काटेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को एगारोस इलेक्ट्रोफोरेस से सेपरेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू साइज। जितना छोटा होगा वो उतना आगे तक भागेगा, बड़ा वाला पीछे रह जाएगा। एल्कलाइन केमिकल्स डाल के उसे सिंगल स्टैंडर्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद सदन ब्लॉटिंग करते हैं, नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज शीट से सारा का सारा डीएनए नायलॉन शीट पर ले लेते हैं। उसके बाद रेडियो एक्टिव प्रोब, सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव प्रोब के ऊपर अप्लाई की जाती है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से दोनों एक दूसरे जुड़ जाएंगी, एक डीएनए रेडियो एक्टिव एक नेचुरल वाला है। फिर नीचे एक्सरे फिल्म लगाकर एक्सरे ले लेते हैं, यानी ऑटो रेडियोग्राफी कर लेंगे। जो पैटर्न एक्सरे फिल्म पर आएगा वही डीएनए प्रोफाइल, ऑटो रेडियोग्राम या डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाएगा। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, जिससे कि मैं आपकी बात का जवाब दे सकूं। बेस्ट ऑफ लक।